Yes. So in the last class, we did about Newton's first law of motion. Yes. First law of motion क्या था कि its other name was law of inertia, right? And what did it said? क्या कहता है वो law कि भाई कोई भी जो एक object है, if it is in the state of rest or of uniform motion along a straight line, it will continue to do the same. ठीक है, until and unless an external force is applied on it. अब इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी चीज पे ऑब्वियसली न्यूटन ने आगे जब इसको स्टडी किया तो ही फाउंड आउट सम other things. So he gave those things in the form of rest of the two laws. Now today we are going to start up with our Newton's second law of motion. लेकिन हम जब ये second law of motion पढ़ते हैं उससे पहले I want to make you relate with the term momentum. What is this momentum? Momentum is actually, momentum क्या है बेटा, जो भी एक object है उसमें कितना मोशन है, मतलब द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट हैज गॉट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, दैट मेजर इज एक्चुअली योर मोमेंटम. ओके, अभी मैं सिर्फ आपको ये टर्म दे रही हूँ, इसके बारे में वी विल अभी स्टडी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी, मोमेंटम. ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज गॉट. अब आपका जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये इंपॉर्टेंट है. इट इज वन ऑफ द, जो तीनों लॉज दिए गए हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नाउ द वर्ड इज कमिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a moving body is directly proportional to the applied force. Okay, and it takes place in the direction in which force is acting. Okay, so the rate of change of momentum of a body is directly proportional. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है to that of the applied force and it is always taking place in the direction. मतलब डायरेक्शन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है. सो आपका जो भी मोमेंटम है, जो भी बॉडी के अंदर एक मोशन प्रेजेंट था, राइट, उसमें जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज मतलब पर यूनिट टाइम उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमेशा वो डायरेक्शन कौन सी होगी जिसमें आप फोर्स एक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. यस, क्लियर बेटा? अभी ऑब्वियसली इतनी जल्दी क्लियर नहीं हुआ लेकिन भी जस्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई. अब इसका ये मतलब है कि हमारा जो फोर्स है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. यस, अपॉन टाइम टेकन, कि कितना टाइम उसको लगा जब वो चेंज आया, कितने टाइम में आया. ठीक है, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं. क्लियर बेटा? वी आर टेकिंग आउट द रेट ऑफ चेंज. जब रेट आता है दैट मींस डिनोमिनेटर क्या है, टाइम. ओके, अब चेंज इन मोमेंटम मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. पृथ्वी, how will you denote initial velocity? Either by, like, is it by v or is it by u? U, yes. Ashi, final velocity, it's by v or u? B. v. हमारी ABCD में u comes पहले, तो u is initial, पहले वाली velocity, v is coming बाद में, so it is final velocity. So F is directly proportional to mv minus mu upon t. तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हुआ बेटा, पर्टिकुलरली मोमेंटम देखो, इट इज मास इनटू वेलोसिटी. तो इट इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. यस, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके ओके, सो द नेक्स्ट इज बेटा कि जब हम, अगर आप इसमें देखो पार्ट बेटा, इन जो आपके न्यूमरेटर में है mv माइनस mu, यू हैव समथिंग कॉमन. यस पार्ट, इज इट कॉमन समथिंग? हम m को कॉमन ले लेते हैं, तो m जब आपने कॉमन लिया सो यू आर लेफ्ट विद v माइनस u बाय t. अब एनीबडी कैन रिलेट दिस फॉर्मूला विद एनीथिंग? दिस v माइनस u बाय t, can you relate? Acceleration formula. Yes, very good. This is acceleration. So we will put a in place of v minus u by t. Okay, so we will place v minus u by t which is equal to a. Okay, so हमारा formula क्या बन गया बेटा? What we have got,
F is directly proportional to m into a. Yes, derivation समझ में आई या दोबारा बताऊं? F is directly proportional to change in momentum upon time taken. Yes, change in momentum क्या हुआ बेटा? It is the final momentum minus initial momentum divided by the time period. So हमने m जो है वो कॉमन ले लिया क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा. So m कॉमन लेने के बाद what I'm left with v minus u by t, and v minus u by t is equal to the acceleration. So F is directly proportional to m into a. Yes. Now अब इस कांस्टेंट साइन जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ना बेटा, इसको रिमूव करना जरूरी होता है. तो इसकी जगह वी आर प्लेसिंग k. अब SI यूनिट्स में जब आप k को डिफाइन करते हो, इट इज इक्वल टू 1. Yes. So our formula becomes F is equal to m into a. So ये formula इसीलिए important है क्योंकि it has given us the relationship between F and a. ठीक है, F जो है it is directly proportional to the acceleration. Yes, जितनी ज्यादा acceleration होगी उतनी ज्यादा force produce होगी. Yes, clear बेटा? Yes, ma'am. या हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं. रिवर्स में हमने क्या किया कि acceleration is directly proportional to force and acceleration is directly proportional to 1 by m. Manan, what do you mean by 1 by m? How can you define A is directly proportional to 1 by m? 1 by m का क्या मतलब है? मैम अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो मोमेंटम हम कम होएगा. No, this is not momentum, this is mass. Momentum is denoted by p. Okay, Prithvi, you tell me if I am increasing the mass. Prithvi, I am increasing the mass. What effect will it have on acceleration? It will slow down. Yes. Acceleration will be slow. Yes. Okay. Okay, Parth, if I am decreasing the mass. Yes, beta Parth. If I am decreasing the path, what effect will it have on acceleration? Divide. Yes, acceleration will be increased. So this means if an object is heavy, a smaller acceleration will be produced. It is very clear from an example. अगर आपके पास दो stone रखे हैं and one of the stone is quite heavy, तो उस heavy में आपकी acceleration बहुत कम produce होती है ना? इसी तरह अगर आपके पास कोई लाइट सा स्टोन पड़ा है या लाइट सा कोई बैग है तो आप उसको फटाक से धक्का मारोगे तो इट विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ एक्सेलरेशन बिकॉज उसका मास कम था, राइट? अच्छा, अब ये बताओ भव्य, मास और इनर्शिया के बीच में कोई रिलेशनशिप था बेटा? देयर वाज काइंड ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन इनर्शिया एंड मास? यस भव्य? अगर मास डबल होएगा यस, फिर इनर्शिया हाफ हो जाएगा. No, beta, ये आप मुझे acceleration का बता रहे हैं. I'm asking about the inertia and the this mass. Yes, Manan, you tell me. मैम जितना ज्यादा मास होएगा मैम उतना ज्यादा इनर्शिया होएगा. Yes. अच्छा मुझे बताओ what is inertia actually? Inertia होता क्या है? हम जितनी एक्सेलरेशन पे जा रहे हैं मैम, अगर हम एकदम से मैम किसी ऑब्जेक्ट को मैम रोक देंगे मैम, जो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसका जो मास वो या तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा. Okay. Ashi, can you tell me बेटा? Yes, Ashi. What is inertia बेटे? Anybody can tell me. Whosoever knows, just raise your hand. I'll ask. What is inertia? Inertia क्या था बेटा? It was the property to resist. क्या resist कर रहा था? Either its state of rest or state of motion. उसको resist करने को हम क्या बोल रहे थे? Inertia. Yes. अब SI unit of force क्या होता है बेटा? SI unit of force is Newton. Okay बेटा, it's called Newton. अब how will you define Newton? न्यूटन जो है बेटा ये एक यूनिट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फोर्स अपने आप में ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंटिटी है. ठीक है बेटा. अब यस, हाउ विल यू डिफाइन न्यूटन? इट इज द फोर्स, मतलब न्यूटन इज व्हेन फोर्स व्हिच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मतलब 1 kg के मास पे इट इज प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स कब हुई? जब
ये फोर्स एक्ट कर रही है किस ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 1 kg का, और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, अब बेटा हमने जब भी स्टडीड अबाउट द मोशन हमने ना एक चीज की थी माइनस ऑफ ए। यस, माइनस ऑफ ए इज आल्सो नोन एज पृथ्वी, नेगेटिव ऑफ ए इज आल्सो नोन एज यस Retardation. yes it's called retardation. So retardation हमारे को ये मतलब पता था कि जो फाइनल चीज है वो इनिशियल से कम थी। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका ये मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो नॉर्थ है, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो वो एक्ट कहाँ कर रही है, वो साउथ में कर रही है। क्लियर? मतलब हम यहाँ पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। हमने ये बात की, नेगेटिव वैल्यू बात की थी कि रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, और रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि फाइनल जो वेलोसिटी है वो इनिशियल से छोटी है, थोड़ी है, इट इज स्मॉलर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और हम उसको ग्रैंड कॉन्सेप्ट ले रहे हैं विच इज द डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। हम ये कह रहे हैं जो मोशन ऑब्जेक्ट का था उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑपोजिट जा रहा है। इसी तरह से नेगेटिव फोर्स भी होती है। नेगेटिव फोर्स का भी यही मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर बेटा? अब बेटा अब ये होता है कि जो हम, ठीक है, हम सेकेंड लॉ बोल रहे हैं, वी आर सेइंग दिस लॉ, लेकिन इस लॉ का मतलब क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, हम कहाँ पे इसको देखते हैं। अब अगर आप ये देखो, जो मैचेस तो आप लोग देखते ही हो, सब क्रिकेटर्स तो लाइक इन इंडिया आई थिंक इट्स काइंड ऑफ नेशनल गेम। वैसे तो हॉकी है इन योर बुक्स, बट आई थिंक पीपल रियली लव क्रिकेट। अब आप कभी भी किसी प्लेयर को देखो, जब वो कैच करता है, इट ब्रिंग्स, जो वो क्रिकेटर होता है, ही विल ब्रिंग हिज हैंड्स थोड़ा सा बैकवर्ड। वो क्यों लेके गया? क्योंकि देखो जो बॉल होती है काफी फास्ट मूव कर रही होती है, अगर वो सीधा उसको ताकि ऐसे हाथ कैच पे लगे करेगा ना। तो यस, तो वो उसको ना बहुत ज्यादा हर्ट करेगी, क्योंकि एकदम से मोमेंटम जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं हम। लेकिन वो क्या करता है, वो थोड़ा सा पीछे कर लेता है, तो वो टाइम उसको मिल जाता है। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। यहाँ पे उसने क्या किया, टाइम को बढ़ा दिया। ओके, टाइम बढ़ाने से क्या हुआ, फोर्स कम हो गई, तो उसके हाथों पे जो चोट है वो कम लगेगी। सो ये हम यहाँ पे मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, जबकि प्लेयर्स को पता भी नहीं होता दे आर अप्लाइंग मोमेंटम, लेकिन इट्स अ टेक्निक। ठीक है, ये टेक्निक होती है। ठीक है बेटा? ओके, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक। नाउ हीप ऑफ सैंड ऑन ग्राउंड, जब आप हाई जंपिंग करते हो, इसमें भी वही चीज है बेटा। आप जंप कर रहे हो, ठीक है, आपको हमेशा हाई जंप जो होती है उसमें क्या रखते हैं, पिट होता है जिसमें यू हैव दैट सैंड। जब आप हाई जंप करके आते हो आप उसमें गिरते हो, राइट? तो उसमें क्यों गिर रहे हो, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, टाइम जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि इट इज सॉफ्ट। अगर वहां पे आप हार्ड सीमेंट फ्लोर लगा दोगे तो इमेजिन करो क्या होगा। पर्सन आया, मैम बहुत ही इज रनिंग, यस, तो वो पर्सन तो शायद दोबारा कभी हाई जंप के बारे में सोचेगा भी नहीं अगर सीमेंटेड फ्लोर हो। तो यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट कौन सा ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। एक्चुअली सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है, जबकि हमने किया था इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम का रोल भी काफी आता है, क्योंकि आपका मोमेंटम एकदम से रिड्यूस होता है, बिकॉज एक्सीडेंट्स दे आर एक्चुअली सडन, मतलब वो सडनली होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बता के हो रहे हैं, यस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, नो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो इसी वजह से वो मोमेंटम जो है वो एकदम से रिड्यूस करता है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट टाइम पीरियड वो सीट बेल्ट काम करती है, तो वो मोमेंटम को, जो उसका रेट ऑफ फॉल है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है। अब मैं आई वांट टू शो यू समथिंग। Yes, Ashi, Anshu, I hope you are getting better. Yes, ma'am. Okay, so ये देखिए बेटा, दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है बेटा, द फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। नेचुरल सी बात है, टाइम चेंज जो टाइम है, रेट ऑफ चेंज हम लेके चलते हैं। सो अब नेचुरल सी बात है, जब आपका मास कांस्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट था, उसको फोर्स हमने लगाई, जब वो इनिशियल स्टेज पे था, जब फोर्स नहीं लगा रहे हम, तो उसके पास वेलोसिटी या मास क्या है, m1 v1। लेकिन जब आपने m1 u1 लेते हैं, पर हम यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो इट इज द फाइनल, क्योंकि चेंज जब आप निकालते हो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हो, चाहे वो आंसर आपका नेगेटिव में क्यों ना आए। तो फाइनली इट हैज गॉट v1 एंड m1। इनिशियल इसका क्या था, m1, या हमने यहाँ पे m0 लिया है, लेकिन वो कांस्टेंट रहता है ऑब्जेक्ट का।
कि मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, वेट इट अंडरगोज चेंज बट मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो रहा है दैट इज मास इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम मास को कांस्टेंट ही लेते हैं, वैसे हम यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाना है तो हम क्या, हमने k की वैल्यू पुट की थी, ऐसा यूनिट्स में k की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए उसको लगाया ना लगाया a के बराबर है। सो F इज इक्वल टू ma, ये हमें याद रखना है जरूरी। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट था मोमेंटम का, इनर्शिया का, मोमेंटम का। इसमें क्या है देखो, अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया a जो था दैट वाज लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब इसका जो मास है वो इसके हिसाब से बहुत कम होगा, राइट? यस। पार्थ बेटा, पार्थ इन दोनों में से विच वन विल प्रोड्यूस मोर एक्सेलरेशन, फर्स्ट केस और सेकंड केस? मैम सेकंड केस वो है जो बड़े वाला हाँ पत्थर जी उठा हाँ रहा जी है। हाँ जी, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। ये आपका, मैम सेकंड केस। सॉरी, ये फर्स्ट केस हो गया बेटा, ओके, और ये आपका सेकंड केस हो गया। हाँ जी, मैम फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। आशी, आशी बेटा, पार्थ हैज आंसर्ड दैट मैम ये जो टिक वाला जो ऑप्शन है दिस वन इज करेक्ट, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। व्हाई डू यू थिंक सो? आप मुझे कोई रीजन देना मैम चाहेंगे? हाँ जी। मैम क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर ज्यादा। टेंडेंसी ज्यादा होगी कि मुझे मत हिलाओ, है ना, आई वांट टू टेक रेस्ट। यस, तो इनर्शिया की वजह से, यस प्रॉपर्टी ऑफ मैम। इनर्शिया की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना इज डिफिकल्ट। सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। ये देखो बेटा, ये देखो क्रिकेटर जो है बेटा, ये अपना हाथ जो है, जैसे बॉल आई, अगर ये यहाँ पे टच कर लेगा, अगर सपोज ये यहीं पे बॉल कैच कर लेता है तो क्या होगा, इसके हैंड विल गेट इंजर्ड, हर्ट होंगे। लेकिन अगर ये देखो, अब आप ये देखो बच्चे, ये इतना टाइम पीरियड बढ़ गया। यस, कैन यू सी, भव्य आर यू एबल टू सी बेटा? इतना टाइम पीरियड जो है उस बॉल को मोमेंटम रिड्यूस होने के लिए उसको मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स अपने आप कम हो गई, है ना, राइट? हमने टाइम बढ़ा दिया, टाइम बढ़ाने का क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। यस पृथ्वी, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मोमेंटम के बारे में। देखो बेटा, अब आपके पास ना दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी m1 v1, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है m2 v2। वैसे आई प्रेफर टू टेक एज u1 एंड u2 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है हम हमेशा u और u से ही डिनोट करते हैं। देन दे कोलाइडेड ऑन, ठीक है, कोलिजन हुआ, कोलिजन मतलब दे आपस में वो टकरा गए, नेचुरल सी बात है, इनके ऊपर फोर्स लगी। अब फोर्स लगी, ठीक है, फाइन, फोर्स लगने के बाद ऑब्वियसली व्हेन दे विल गेट सेपरेटेड दे विल हैव सम वेलोसिटी विद देम, या तो वो वेलोसिटी पहले से कम होगी या पहले से ज्यादा होगी, राइट? सो इट विल बी फाइनल, और दोनों के केस में फाइनल। अब मोमेंटम में क्या फंडा रहता है, मोमेंटम का ये फंडा रहता है बेटा कि जो टोटल मोमेंटम इसका था दैट, मतलब बिफोर कोलिजन, ओके, दैट या इनिशियल मोमेंटम बोल देते हैं उसको, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ओनली, ठीक है? इनिशियल और फाइनल कभी भी अलग नहीं होते, मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं वो हमेशा इक्वल रहती है। मतलब सपोज अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, अगर इसकी ज्यादा थी तो इसकी कम होगी, मतलब कुछ इस तरह से ये अपना तालमेल बिठा के रखते हैं सो दैट जो आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन थी दोनों के कंबाइंड फीचर में वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है? अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। यस, अब चलो जी, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लॉ के बारे में। अब थर्ड लॉ क्या कह रहा है, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेटा मैं आ रही हूँ, अभी आपको बताती हूँ। अब देखो थर्ड लॉ में क्या होता है बेटा कि जब भी फिजिक्स में ये एक रूल है, जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना वो कोई एहसान नहीं रखता, ये इट डजंट कीप एनी फेवर, वो कहता है आई डोंट वांट टू बी, मतलब अंडर प्रेशर, अंडर फेवरेबल किसी के भी मुझे नहीं रहना,
सो वो उसके बदले में एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करता है उसी सेम ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ इज इट इज पुलिंग अस टुवर्ड्स इटसेल्फ, हम भी अर्थ को पुल करते हैं, ऑल्दो क्योंकि हमारा तो देखो मास ही नहीं है अर्थ के मुकाबले तो वी हैव जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ मास, तो हमारी फोर्स जो है वो फील नहीं होती। अर्थ की फोर्स फील हो रही है क्योंकि उसका मास जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन इट इज अ नोन फैक्ट that whenever one body exerts a force on another body, ठीक है, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। अब जो फोर्स फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी पे लगाई, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स, ओके। और जो फोर्स आपकी सेकेंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे लगाई, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। क्लियर हुआ बेटा? यस यस पृथ्वी बेटा, व्हाट इज एक्शन फोर्स बेटा? यस हम जिस भी फोर्स में कोई काम किए होते हैं, एक बार रिपीट करेंगे बेटा? हम जिस भी फोर्स के द्वारा कोई काम किया जाता है। ओके दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, तो हम फोर्स किसको, एक्शन फोर्स किसको बोलेंगे? यस मनन? मैम अगर एक फर्स्ट बॉडी है, उसने एक दूसरी बॉडी को फोर्स लगाई, वो एक्शन फोर्स होगी, और रिएक्शन फोर्स जो सेकंड बॉडी होगी वो फर्स्ट बॉडी को लगाएगी। यस बिल्कुल ठीक है, गुड। सो इसका मतलब क्या बना, ये एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एक एफ है तो दूसरा क्या बन जाएगा? माइनस एफ। यस अंशु बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस एफ बेटा? यस बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस एफ? फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ बेटा इसका ये मतलब है, इट इज स्ट्रेट अवे क्लियर कि हर एक्शन के लिए वी हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन के लिए हमारे पास एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे आप रोड पर चल रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लॉ। आप शूटिंग करते हो इस लॉ की वजह से, आप बोटिंग कर रहे हो इस लॉ की वजह से, स्विमिंग कर रहे हो इस लॉ की वजह से। So whenever you are performing any kind of action, there will be some kind of equal and opposite reaction. Okay, अब जैसे अब हम रोड पे चलते हैं, रोड पे चलना is quite easy, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि yes you have to walk on ice, तो कैसे होता है? नहीं चला जाता, because of very less friction। फ्रिक्शन कम होता है, हम फोर्स ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जिसकी वजह से जो ग्राउंड हम पे रिएक्शन लगाता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी सरफेस और सैंडी सरफेस। गन्स जो हैं वो रिकॉइल कर जाती हैं, व्हेन यू फायर अ बुलेट तो वो एकदम से पीछे आके झटका लगता है, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, क्योंकि जो आपने बुलेट फायर की वो एक्शन था, अब उसके ऑपोजिट क्या रिएक्शन था? बैकफायर, एंड दैट इज योर कि गन जो है वो एकदम से रिकॉइल कर जाती है। सेम ये जो फिनोमिना है, इट इज यूज्ड बाय रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स। ये एक्शन और रिएक्शन, डीजल ने एक्शन किया, वो उसको ऊपर लेके गया, जो गैसेस बाहर आ रही हैं नोजल से वो बहुत स्पीड पे बाहर आती हैं। सो ये प्रिंसिपल वहां पे भी यूज होता है, लॉ एंड एक्शन एंड रिएक्शन। सो दिस लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हमारे क्लियर किया था। अब जैसे एक हॉर्स है, वो कार्ट को पुल करता है, कैसे करता है? वो क्या कर रहा है? इट इज बेंडिंग फॉरवर्ड और ग्राउंड को अपने फीट के साथ पुश करता है। सो फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए कार्ट आगे मूव करना शुरू हो जाती है। राइट, नाउ कम्स योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे पे एक्ट करते हैं तो उनका जो टोटल मोमेंटम रहेगा ना वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन देयर इज वन कंडीशन। वो क्या है कि देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स आती है ना तो आपको उसको कम्बैक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी ही पड़ती है। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज देयर फॉर कंजर्वेशन ऑफ momentum. It states that m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Clear beta? Yes. Now who will repeat this formula? M1 U1 plus M2 U2 is equal M1 V1 plus M2 V2.
Yes, very good. So this is your conservation of momentum. One by one, everyone should speak this formula. Yes. पहले मुझे ये बताओ, who will tell me the formula for force? Calculating force. F is equal to. मैम इसका मतलब U की वैल्यू V होगी? नहीं बच्चा, इसकी वैल्यू देखो मैं आपको बताती हूँ ये आपका क्या मतलब है. एक सेकेंड बेटा. हाँ, ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट और है, हम उसको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं. दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक बेटा, ये जा रहे थे, इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है m1 u1, ये इतनी स्पीड से जा रहा है. ठीक है, ये है, ये इसका मास है m2 और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u2. ये एक लाइन में जा रहे थे, टक्कर हो गई इनकी. ठीक है, दे कोलाइडेड. जब ये कोलाइड हो गए तो बाद में इसकी जो वेलोसिटी थी ये ऑरेंज वाले की, ये बन गई v1. ठीक है, और इसी तरह से जो ये ग्रीन सर्कल है इसकी बन गई v2. फाइनल वेलोसिटी ये बन गई. ठीक है बेटा. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो इनका इनिशियल मोमेंटम था दोनों का, दोनों ऑब्जेक्ट्स का ऐड करके, दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, दोनों ऑब्जेक्ट्स का ऐड करके. क्लियर हुआ बेटा? अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, फिर समझ में आएगा. अभी आपको क्या करना है, आपने सिर्फ एक फंडा समझना है. क्या फंडा समझना है कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ओके, एंड दैट इज एज पर द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं उसका. ठीक है, ये हमारा इक्वल रहेगा ही रहेगा हमेशा, ये कभी भी वो नहीं होता, आउट ऑफ द वे नहीं जाता. क्लियर बेटा? देखो, हाँ जी, नेक्स्ट इज बेटा, अरे ये देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको यही चीज दिखाई है. अब अगर आपको रिकॉइल का केस आ जाता है तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है, उसमें आपके जो ऑब्जेक्ट्स है ना सिर्फ सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है. मतलब जो इनिशियल केस में आपका बुलेट के पास वेलोसिटी, क्योंकि गन जो है वो 0 पे है. मेरी बात जरा ध्यान से समझो, सुनो भी. जो आपका ये चीज है, सपोज करो हम इसको मान लेते हैं ये बुलेट है और ये गन है. शुरू में गन रुकी हुई है. यस, गन इज लाइक कुछ नहीं मूव कर रही. सो ये जो चीज है u2 ये 0 है. तो इसीलिए m2 u2 का प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया. सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. जब हम फाइनल बात करते हैं तब क्या होता है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट थी वो कहीं जाके रुक जाती है, वो 0 हो जाती है. आपकी जो गन है उसके पास कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन फोर्स कहाँ जाएगी. अब बुलेट कहीं पे लग गई, अब ये कोई वो मूवी तो है नहीं कि वापस आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है ना. इट गेट्स स्टक्ड ऑफ, कहीं पे रुक जाती है. तो गन जो है इट गेट्स रिकॉइल, तो उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी इनटू मास है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें वी विल बी नोइंग 4 थिंग्स में से वी विल बी नोइंग 3 थिंग्स. तो हम जो 4th थिंग है वो हम निकाल सकते हैं. राइट? क्लियर बेटा? ओके, अच्छा जी. अब नाउ गिव मी 1 सेकंड. ओके, दैट इज वेरी गुड. फॉर्मूला पूछोगे? हाँ जी बेटा, मैं अभी 1 सेकंड पूछती हूँ बेटा. अभी मैं आपको ना थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं ताकि वो समझ में आ जाए बेटा. देखो बेटा, ये आपका, आपने ये चीज नोटिस किया होगा, व्हेनेवर आप लेक पे तो सब जाते ही हैं, छोटे होते से ही जा रहे हो. राइट? बीइंग अ चंडीगढ़ियन तो लेक तो जाना बनता है ना. तो आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप लेक पे बोटिंग के लिए जाते हो, व्हेन यू कीप योर फुट, तो आपको ऐसा लगता है कि बोट आगे जा रही है ना. ऐसे ही लगता है ना. या फिर जब आप उतर रहे होते हो तो ऐसा लगता है बोट पीछे जा रही है. अब क्या हो रहा है, ये एक्शन है, आप इसको पुश कर रहे हो, सो ये रिएक्शन फोर्स होती है. तो ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है. अब आप देखो, डायरेक्शन दोनों, फोर्स दोनों की सेम रहेगी, ये एक्शन ये रिएक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट. यस, समझ में आई? यस मैम. क्लियर हो गया ना बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको? अब Yes, ये ma'am. देखो, अब ये बैलून है, आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप बैलून में जैसे आपने हवा फिल कर दी, आपने उसको रबर से नहीं बांधा और आप उसको ऐसे ही छोड़ो, वो एकदम से बैलून ऊपर जाता है. क्यों जा रहा है? बिकॉज ये देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं उन्होंने किया. क्या है, एक हमने क्या किया, जो ये एक्शन था, हवा जो थी वो एकदम से बाहर आई, रिएक्शन क्या हुआ, बैलून ऊपर चला गया, वो रिएक्शन फोर्स लगी उसके ऊपर. यस, तो आप ये देखो, डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट. ये वाला फंडा यूज होता है इन द जेट प्लेन्स, रॉकेट्स. ओके, हम इतनी उसको वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, वी टेक हेल्प ऑफ दैट रिएक्शन फंडा. आप जो भी उसके जो एमिटेड गैसेस हैं, दे क्रिएट अ रिएक्शन फोर्स. वहां पे वो एक्शन शो कर रही है, लेकिन एक रिएक्शन फोर्स आती है कि रॉकेट एकदम से ऊपर जा रहा है.
This is the funda which is being used in jet engines, rockets. Clear हुआ बेटा? Yes. Now, अब बेटा देखो ये हमारे हमने तीनों लॉज करे हमने अभी हम देखते हैं कि तीनों लॉज का क्या कंक्लूजन क्या निकला. फर्स्ट लॉ जो था इट वाज टर्म टू बी एज योर लॉ ऑफ इनर्शिया. यस, हमने फर्स्ट लॉ को क्या बोला था बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था. यस, लॉ ऑफ इनर्शिया जो था इट वाज वेरी स्पेशल. क्या था बेटा उसमें स्पेशल? कि उसने हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया. उसने हमें ये समझाया कि everybody has got, every object in the universe has got this tendency to resist its state of rest or state of motion along a straight line. यही होता है ना, उसने हमें यही बताया. मुझे इसकी स्टेटमेंट कौन दे सकता है? Anybody can give the statement of first law? चाहे आप देख के बता दो, कोई इशू नहीं है. Yes? Any try? Yes बेटा, any try? पृथ्वी आप ट्राई करना चाहोगे? No, ma'am. Okay, I'll help you. Try. Bhavya? Ma'am, the statement is that everything in the universe Yes. is given the power to decide whether it is in the state of rest or in the state of motion. Until and unless an external force is applied on it. Okay. Every object tends to be in the state of rest or of uniform motion along a straight line until and unless it is acted upon by an external force. So ये आपका क्या था? First law of motion, which is also known as law of inertia. Second law था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था. इसने हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया. इसने हमें ये समझाया कि हाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. ठीक है, इसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया. फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन किया. हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया. वी कुड कैलकुलेट फोर्स नाउ. हमें फोर्स हम पता लगा सकते हैं कि हाँ जी कैसे हुआ. देन केम द थर्ड लॉ. थर्ड लॉ और भी इंपॉर्टेंट था. इसने हमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया. मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ऑल्दो हमें सेकंड लॉ से ही आ गया था क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी हमने उसको यूटिलाइज किया. हमने यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स को यूटिलाइज किया. ये कॉन्सेप्ट को लेके आए हम कि आपका जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है. हमने चेंज इन मोमेंटम सेकंड लॉ में देखा, लेकिन जो उसकी कंजर्वेशन है वो हमने थर्ड लॉ में देखा. सो ये जो तीनों लॉज हैं दे एक्चुअली डोमिनेट दिस मोशन वर्ल्ड. ये इसको डोमिनेट करते हैं. एंड जो भी यहाँ पे ऑन अर्थ जितना भी मोशन है दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय दीज लॉज. ये लॉज उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. दे कैन एक्सप्लेन द फिनोमेना बिहाइंड दोज लॉज. ओके, आई होप आपको इनमें से किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है. यस, चलिए अब मुझे यस आई विल आस्क सम क्वेश्चंस. देखते हैं अभी सबको कितना रिकॉल है. राइट? Yes, ma'am. हाँ जी. So first of all, who is going to tell me the formula for calculating force? Ashi will tell me. MA, yes. Mass into acceleration. Okay, yes, good. I think it should be Ashi, sorry, which is what? How will you calculate A? D minus U upon D minus U by T. T. Yes, very good. Prithvi, tell me the law of conservation of momentum. The formula. M1 Yes. M1 Yes. by V1 plus M2 by V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2. B2. Yes. Parth, give me 2 examples. Yeah, applications of second law of motion. Second law of motion के मुझे कोई भी 2 आप applications बताएंगे. Yes, बेटा Parth. Yes. Anybody else? Manan, will you try? Yes, बेटा. हम अगर हम किसी छोटी चीज को आगे धक्का मारेंगे तो Okay. उसका एक्सीलरेशन ज्यादा आएगा
और अगर किसी जैसे बड़े पत्थर को धक्का मारेंगे तो उसका एक्सीलरेशन कम होएगा। दैट्स गुड। सो आपको प्रैक्टिकली ये कहाँ देखने को मिलता है? पृथ्वी, आप बता सकते हो? मैम एक बार रिपीट कर दो Yeah, क्वेश्चन। sure, beta. What are the applications for second law of motion? Second law of motion आपको practically कहाँ देखने को मिलता है? How can you verify कि yes this law exists? लेक। Sorry, क्या? Lake नहीं, lake आपका third law of motion है, okay? हम कोई भी व्हीकल, हाँ जी, vehicle मतलब yes. Predators कार है, yes, हाँ जी. एक्सीडेंट के क्रिकेटर टाइम। वाला, Cricketer क्रिकेटर वाला. जो हाथ बोलते यस हैं। यस, हम उसमें क्या कर रहे हैं, टाइम को बढ़ा रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने कम कर दिया। सिमिलरली हाई जंप वाला केस, यस, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक्शन रिएक्शन का क्या फंडा है? किस जो आपका जेट इंजन है पृथ्वी, वो किस फंडे के ऊपर बेस्ड है? व्हाट प्रिंसिपल डू दे यूज? थर्ड लॉ। यस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आई थिंक लॉज ऑफ मोशन आपको सबको याद है, स्टेटमेंट्स याद है बेटा? यस अच्छा मैम, जी, एमईडी ठीक है। को ये Okay, acha, who will tell me the first equation of motion? First equation of motion. I am skipping लॉ from या this. इक्वेशन? No, equation. No, I'm not saying law. I'm saying equation. देखिए किसी को